नमस्कार मित्रों, फिर से रीड एंड पास जीएस में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है। हालांकि एक बार हमने सेट को बनाया, क्लियर किया, लेकिन किसी कारण से उसमें आवाज़ नहीं आया, तो फिर से मैं इसको बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग फिर से आपका शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी? तो याद रखिएगा कि इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी संघीय शासन व्यवस्था जो दी गई थी वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, 1935 को ही जवाहरलाल नेहरू ने आपको बिना ब्रेक का गाड़ी कहा था। याद रखिएगा, यानी बिना ब्रेक का गाड़ी इसको कहा था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे इसी के तहत आपका शक्ति भी बांटा गया था, राज्य, संघ और संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे 6 प्रांतों में द्विसाधनक व्यवस्था किया गया था। यहाँ पे देखिए आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है, इसके तहत आपका फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाया गया था। क्या किया गया था? फूट डालो और राज्य करो का नीति अपनाया गया था। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आ जाइए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना की गई। यानी इसके तहत प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो आपका यहाँ पे संघीय शासन की व्यवस्था का उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद बांडीवास का युद्ध जो है आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। आपको बता देते कि ये आपका निर्णायक युद्ध था और 1760 में जो आपका बांडीवास का युद्ध हुआ, इसी के बाद जो आपका फ्रांसीसी था उसका यहाँ से क्या कर सकते हैं, सफाया हो गया। तो ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था। तो याद रखिएगा, बांडीवास का युद्ध जो हुआ वो आपका ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को क्या किया? पराजित किया। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है? तो आपको बता देते हैं कि भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती, जलयान का निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो याद रखिएगा ये सभी इन्होंने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। आपको बता देते हैं कि बाहरी जो भी आक्रमण करता था उसका मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना, यानी धन को लूटना ही अहमद शाह अब्दाली का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आ जाइए, आप जानते हैं कि भारत में जो आपका संप्रभु सत्ता होता है वो जनता में निहित होता है। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो स्रोत है वो आपका जनता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम कार्य करते हैं वो जनता के लिए ही करते हैं, जनता के कल्याण के लिए ही करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, संसदनात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदनात्मक शासन व्यवस्था जो है जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर भी नियंत्रण नहीं होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर भी नियंत्रण नहीं होता है। तो क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यानी याद रखिएगा कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर आगे का प्रश्न को देखेंगे। चलिए इसमें कहता है कि राज्य का पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए? तो आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 में जो आपका राज्य का पुनर्गठन हुआ था, राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था उसके तहत 14 राज्य एवं 5 संघ राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 राज्य एवं 5 संघ राज्य। किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी गोलाकार है, ये बात सबसे पहले अरस्तु ने कहा। यानी अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी आपका गोलाकार है। यहाँ पे कोपरनिकस और केपलर ये आपका ग्रहगतीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आ जाइए हम लोग, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो आपको याद रखिएगा कि 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को क्या करता है? अलग करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर 10 डिग्री अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है। 49वीं रेखा जो है यूएसए और कनाडा से जुड़ा हुआ है ना। और यहाँ पे 23.5 डिग्री तो भारत को जानते हैं कि 2 भाग में बांटता है ना, 2 भाग में डिवाइड करता है।
तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को, है ना, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अलग करता है, तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद आ जाइए, कहता है पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले आदि सागर में है। यानी आप जानते हैं कि जीवन का उत्पत्ति सबसे पहले सागर में हुआ, यही कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है, यानी जल ही जीवन है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3.8 अरब वर्ष पूर्व, क्योंकि 5 अरब वर्ष पहले जो है आपका सौर मंडल का निर्माण हुआ था। यह इसके बाद 4.5 अरब वर्ष जो है पृथ्वी पर आपका सागर भी आने लगा, बड़े पैमाने पे बारिश हुआ, सागर का निर्माण हुआ। 10 अरब वर्ष पहले जो आपका सूर्य का निर्माण हुआ, है ना। और एक चीज़ और रखिएगा 5 अरब वर्ष पहले कि 5 अरब वर्ष बाद जो है, यहाँ पे अगर बाद हम जोड़ दें तो यहाँ पे सूर्य का विनाश हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पृथ्वी पर जो जीवन का सबसे पहले आदि सागर में जन्म हुआ वो 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ। फिर कहता है मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुआ, तो आपको याद रखिएगा कि मानव का उत्पत्ति सबसे पहले आपका अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ? अफ्रीका में। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ। ऐसे आपका सभ्यता संस्कृति की उत्पत्ति की बात करें तो एशिया होगा, है ना। फिर कहता है लोएस का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। तो देखिए मित्रों, लोएस का मैदान जो है चीन और मंगोलिया दोनों में है, लेकिन यहाँ पे मंगोलिया कहीं दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपका उत्तर चीन हो जाएगा। लोएस का मैदान जो है पवन द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है, और इसी मैदान से आपका पीली नदी गुजरती है, जिसका पानी आपका पीला होता है, और यह काफ़ी उपजाऊ मैदान है। और कहाँ है? तो चीन में है। इसके बाद कोहे सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी स्थित है। तो कोहे सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी जो है वो आपका ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में। यानी कोहे सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो आपका ईरान में स्थित है। यहाँ पे देखिए म्यांमार है, जहाँ पर पोपा ज्वालामुखी है। बहुत बार पूछता है कि पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, तो म्यांमार में। इक्वेडोर में आपका चिम्बारेजो है। चिम्बारेजो आपका जो है ऊंचाई पर भी स्थित है आपका। तो इक्वेडोर जो आपका कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है, अमेरिका। और म्यांमार तो आप जानते ही हैं कि भारत का पड़ोसी देश है। तंजानिया जो कि आपका अफ्रीका में है, यहाँ पर जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है किलीमंजारो। तो किलीमंजारो आपका कहाँ है? अफ्रीका में है, क्योंकि तंजानिया जब अफ्रीका में है तो जाहिर सी बात है किलीमंजारो भी आपका अफ्रीका में होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संसार में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की माँ कहा जाता है। तो आपको बता देते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले जो है दुनिया में साम्राज्यवाद की स्थापना की, और बैंक का उत्पत्ति करने का श्रेय भी उसे ही जाता है। इसलिए केंद्रीय बैंक की माँ जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। बैंक ऑफ जापान जो है जापान का आपका केंद्रीय बैंक है। जो जुआ एक जगह है, चुआ टोक्यो, यानी वहाँ पे स्थित है। यानी चुआ टोक्यो है, वहाँ पे आपका क्या है? ये बैंक आपका स्थित है, जिसकी स्थापना आपका 1882 ईस्वी में किया गया। बैंक ऑफ नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पे आपका आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था। आधुनिक बैंकिंग का विकास आपका कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए यहाँ पे इंग्लैंड। इंदिरा आवास योजना का मुख्य विशेषता क्या है? तो आपको बता दें कि इंदिरा आवास योजना का जो शुभारंभ हुआ था 1985-86 में हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराना। यानी सस्ते आवास उपलब्ध कराने का श्रेय जो था इंदिरा गांधी आवास योजना था। हालांकि इसका नाम अब बदल दिया गया है, 2016 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है क्या है? तो अनुसूचित जाति के लिए सदस्यों के लिए सस्ते आवास की उपलब्ध कराना है। फिर देख लीजिए अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव में ही अगर हम रोजगार उत्पन्न कर दें, गरीबी को दूर कर दें, तो शहर में लोग नहीं आएंगे, और जिससे शहर का दबाव जो है घटेगा। तो ये जो है 1 जनवरी 1991 को शुरू किया गया।
1 जनवरी 1991 को शुरू किया गया। अपना गांव अपना काम, जिसका उद्देश्य था रोजगार को प्रदान करवाना और गरीबी को दूर करना, ताकि लोग गांव में ही रह जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में DNA का अंश कितना होता है? तो याद रखिएगा 10%। केंद्रक जो कि आपका कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ब्रेन है, वहाँ पर DNA का जो परसेंटेज होता है वो 10% होता है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है। DNA के बारे में आप जानते होंगे, यह आनुवंशिक के लिए जाना जाता है। इसके बाद है कहता है DNA मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? DNA काफ़ी महत्वपूर्ण है और DNA के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं कि कोई भी जीव का संबंध किससे है। तो यहाँ पे वाटसन, क्रिक और विल्किंस, ये तीनों को संयुक्त रूप से आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था DNA मॉडल के लिए। इसके बाद शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या मिलती है? तो कैफीन। याद रखिएगा कैफीन, यानी कैफीन जो है काफ़ी आपका कह सकते हैं एक प्रकार का ड्रग ही कह सकते हैं, जिसका उपयोग विश्व में सबसे ज़्यादा दवा बनाने के रूप में किया जाता है। यहाँ पे निकोटीन जो है ये भी आपका उद्दीपन का काम करता है। टैनिन जो है आपका चमड़ा से जुड़ा हुआ है ना। और आपको बता देते हैं कि ये जो आपका निकोटीन जो है सोलानेसी यानी सोलानेसी प्रकार के जो आपका पौधा है, प्रजाति है, उसके जड़ों से एकत्रित किया जाता है। यहाँ कहिए ना कि निकोटीन जो है जड़ से आपका पत्ती में भी पहुँच जाता है, तो पत्तियों में भी आपका निकोटीन मिलता है, जैसे आपका चाय वगैरह में। इसके बाद कहता है कि एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, है ना। यहाँ पे एक उड़ते हुए चक्कर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे देखिए बैरोमीटर दिया, ये आपका वायु का मापक है। तो वायु दाब का जो मापक होता है वो आपको बैरोमीटर है। तो याद रखिएगा कि वायु दाब जो मापता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एनेमोमीटर का है, पवन के गति को मापता है कि पवन की गति क्या है। तो पवन की गति को मापने के लिए भी हम लोग एनेमोमीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हाइग्रोमीटर है, ये आपका आर्द्रता को मापता है, यानी हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता के लिए मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा स्ट्रेबोस्कोप, है ना। स्ट्रेबोस्कोप से ही आपका उड़ते हुए चक्के का माप करते हैं। तो याद रखिएगा स्ट्रेबोस्कोप। तो आपको काफ़ी आसानी से ये सेट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपका ऑप्शन में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे। और अभी तक ने जिसने मेरा चैनल को रीड एंड पास जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।